तो कोई चीज ना समझ आई हो उस डायग्राम में किसी को तो पूछ ले। चले आगे बढ़े फिर। अच्छा, अब आपके पास आ गया पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हर प्रोसेस का एक कंट्रोल ब्लॉक होता है, पीसीबी जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें उस प्रोसेस की शुरू से लेके एंड तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। ठीक है, जिसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। पुराने ज़माने में प्रोसेस को टास्क कहते थे और जॉब कहते थे। तो जेसीबी भी नाम था इसका, टीसीबी भी नाम था, आजकल इसको प्रोसेस कहते हैं तो पीसीबी नाम है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले उस प्रोसेस की स्टेट क्या है, वो रनिंग है, वेटिंग है, रेडी स्टेट पे है, वेटिंग स्टेट पे है, किस स्टेट पे है, टर्मिनेटेड स्टेट पे है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से होती है आपकी, उस प्रोसेस के स्टेट के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, कि उस जो प्रोसेस इस वक्त जहां तक एग्जीक्यूट कर चुका है उसने नेक्स्ट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी होती है, उसके पीसीबी के अंदर। अब यहाँ पे आप डायग्राम देखें, ये प्रोग्राम काउंटर है और नीचे रजिस्टर्स लिखे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रजिस्टर इस वक्त जो हमारे समझने के लिए है, वो प्रोग्राम काउंटर है, इसलिए उसने उसको अलग लिख दिया है। हालांकि ये प्रोग्राम काउंटर भी रजिस्टर्स के अंदर ही आता है, ये एक रजिस्टर होता है। इसके अलावा जो बाकी रजिस्टर्स है उसमें आपके पास आता है इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर, जिसके अंदर इनपुट या आउटपुट डिवाइस को डाटा जो लेना या देना होता है वो आपके पास सेव होता है। ठीक है, IOBR कहते हैं उसको। और इसके अलावा और रजिस्टर होते हैं आपके पास, इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, और कुछ मजीद रजिस्टर भी होते हैं जिसके अभी फिलहाल मेरे माइंड में याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे आएंगे हम उसको तब उसकी बात करेंगे। सही है? और इसके बाद आपके पास आता है प्रोसेस नंबर। ठीक है, हर प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो उसको एक यूनिक नंबर मिलता है, वो उसका प्रोसेस नंबर कहलाता है। सीपीयू रजिस्टर की बात होगी, कंटेंट ऑफ ऑल प्रोसेस सेंट्रिक रजिस्टर्स, उस प्रोसेस के अगेंस्ट जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन। सीपीयू स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंदर आता है कि उस प्रोसेस की प्रायोरिटी कितनी है, प्रायोरिटी पे भी आगे बात करेंगे। कुछ प्रोसेस आपके पास लो प्रायोरिटी के होते हैं तो वो अगर थोड़ा वेट कर भी ले तो कोई मसला नहीं है। कुछ प्रोसेस आपके पास हाई प्रायोरिटी के होते हैं, उन प्रोसेस को आपने वेट नहीं करवाना होता। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, स्केजुलिंग क्यू पॉइंटर्स, स्केजुलिंग क्यू भी आगे आएगी, आपके पास मल्टीपल स्केजुलिंग क्यूज होती है, तो हर क्यू की अपना एक पॉइंटर होता है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपके पास यहाँ से होती है। मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कितनी मेमोरी इस प्रोसेस को एलोकेट हुई हुई है, स्टैक की कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है, हीप की कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके इस सेक्शन में पड़ी होती है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कितना सीपीयू को ये अभी तक यूज़ कर चुका है, कंज्यूम कर चुका है, जब से स्टार्ट हुआ है अभी तक कितना टाइम हो चुका है, और बाकी टाइम लिमिट्स जिसके अंदर आपके पास ये आता है कि इस प्रोसेस को कितना टाइम देना है, ये कब तक वेट कर सकता है। उस वेट के दौरान अगर इसको सीपीयू लोकेट ना हो तो आप बेशक एक मैसेज प्रिंट कर दो कि इसके बाद इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का फ़ायदा नहीं है, आप इसको टर्मिनेट कर दो, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। आईओ इन्फॉर्मेशन आपके पास, कितने आईओ डिवाइसेस इसको एलोकेट हो चुके हैं, कितनी फाइलें इसने इस सेम टाइम पे इस वक्त ओपन की हुई है, क्योंकि फाइल भी आपके पास या इनपुट या आउटपुट होगा, डाटा ही होगा आपके पास। ठीक है, तो एक तरह से पीसीबी के अंदर उस प्रोसेस से रिलेटेड हर चीज़, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास उसके पीसीबी में सेव होती है। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है कि कैसे प्रोसेस एक सीपीयू एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को बारी देता है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें, एक प्रोसेस था P0, एक प्रोसेस था आपके पास P1। तो यहाँ पे देखे, प्रोसेस P0 यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूशन कर रहा था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा था, एग्जीक्यूशन कर रहा था।
उसके बाद उस प्रोसेस का टाइम पूरा हो गया या वो वेटिंग पे चला गया। इंटरप्ट और सिस्टम कॉल। इंटरप्ट कब होगा? जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और सिस्टम कॉल कब? जब वो किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस या किसी इवेंट का वेट करेगा। तो उस केस में होगा क्या, उस प्रोसेस का जो स्टेट है वो पीसीबी जीरो के अंदर सेव हो जाएगा। अब चूंकि प्रोसेस पी जीरो है तो उसका पीसीबी भी उसी का अपना पर्सनल होगा, तो उसको उसने पीसीबी जीरो का नाम देते हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो प्रोसेस है आपके पास पीसीबी, ये प्रोसेस पी जीरो का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी कंडीशन सेव हो जाएगी। इस पे थोड़ी सी आगे जाके बात होगी कि सेव स्टेट से मतलब क्या है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोसेस वेट करेगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ आपके पास टाइम लग गया उस प्रोसेस को सेव करने में। यहाँ पे वो रीलोड करेगा स्टेट फ्रॉम पीसीबी वन। दूसरे वर्ड में, जो आपके पास पीसीबी वन प्रोसेस है, पी वन जो प्रोसेस है, वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से यहाँ का टाइम जो लगा आपका ये किस चीज़ में लगा आपका? प्रोसेस जीरो को सस्पेंड करने में और प्रोसेस वन को क्या कहते हैं, रीलोड करने में या उसको कंटिन्यू एग्जीक्यूशन करने में। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसका, इस दौरान P1 आपका एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे, ये प्रोसेस जब यहाँ पे इसका टाइम खत्म हो गया तो यहाँ से ये वेट कर रहा है यहाँ तक, और इस P1 प्रोसेस ने यहाँ से यहाँ तक वेट किया। तो जब इसको यहाँ पे सीपीयू एलोकेट हुआ तो इसने यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूशन की। यहाँ पे आके अगेन या इंटरप्ट आया या सिस्टम कॉल आई, तो हमने इस पीसीबी वन को रोक लिया, P1 को रोक लिया और बारी वापस दे दी P0 को, जिसके नतीजे में वो यहाँ से एग्जीक्यूशन उसने स्टार्ट करेगा अपना। तो इस डायग्राम को देख के तो कि थोड़ी बहुत समझ आ रही है आप लोगों को इस डायग्राम की? सर काइंडली रिपीट करते हैं, इसकी थोड़ी समझ नहीं आई सारे प्रोसेस। रिपीट तो बहुत खतरनाक वर्ड है बच्चे। आपके पास दो प्रोसेस हैं, एक आपके पास P1 है, एक आपके पास P0 है। ठीक है होगा यस क्या सर। आपके पास कि पहले P0 एग्जीक्यूट करेगा, वो दो केस में सस्पेंड होगा। केस नंबर वन, जब इंटरप्ट अकर करेगा। ठीक है, एक सेकेंड। यस सर। इंटरप्ट कब अकर करेगा? जब उसका टाइम स्लैश पूरा हो जाएगा। और केस नंबर टू क्या है? जब वो किसी आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए या किसी इवेंट का वेट करेगा। उस केस में आपके पास सिस्टम कॉल जनरेट होगा। तो इन दो केसेस में सीपीयू उससे ले लिया जाएगा और मीन टाइम सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक समझ हो आई गया इस बात सर। की? अच्छा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, ये इस चीज में यूटिलाइज हुआ है। एक प्रोसेस को रोकना, दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करना। उसके बाद देखिए बारी मिल जाएगी सीपीयू की प्रोसेस नंबर वन को, वो यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे आके अगेन या इंटरप्ट अकर होगा, मतलब उसका टाइम पूरा हो गया, या सिस्टम कॉल जनरेट होगा। सिस्टम कॉल से आप समझ जाए या इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट कर दी उसने, या वो किसी इवेंट के ऊपर वेट कर रहा है। तो यहाँ पे उसका स्टेट सेव हो जाएगी पीसीबी वन के अंदर, और सीपीयू रीलोड कर देगा पीसीबी जीरो को, जिसके रिजल्ट में प्रोसेस जीरो अपने एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, यानी सर जैसे ही एक प्रोसेस का इंटरप्ट या सिस्टम कॉल होगी तो सीपीयू दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाएगा। जाहिर बात है उसका वेट तो नहीं करेगा ना, फिर तो आपकी एफिशिएंसी डाउन हो गई। यस सर। समझ आई बात की? यस सर, क्लियर हो गया। तो वो वेट नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद थ्रेड्स का जिक्र किया गया है। थ्रेड के ऊपर वैसे पूरा चैप्टर है, तो यहाँ पे इसको आप देख के थोड़ा सा पढ़े, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चैप्टर नंबर 4, हाँ चैप्टर नंबर 4 सारा का सारा थ्रेड्स के ऊपर है। अभी तक जो हमने प्रोसेस को पढ़ा है उसमें सिंगल थ्रेड होता है।
ठीक है, मतलब उसके अंदर एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सपोज करें कि एक प्रोसेस को आपने मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना आपको पिछली क्लास में, कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया उसके आप मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करते हो, तो एक थ्रेड का काम होगा सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा लेना, एक थ्रेड का काम होगा कि मैंने प्रिंटर को प्रिंट करवाने के लिए रिजर्व हो जाना है, एक थ्रेड का काम होगा कि मैंने स्पेल चेक करना है, एक थ्रेड का काम होगा कि मैंने ग्रामर चेक करना है। समझ आई? तो प्रोसेस आपका एक ही है, लेकिन उसके अंदर फर्दर डिवीजन हो गई है, और थ्रेड अपने अंदर आप कह लो एक तरह से इंडिपेंडेंट होता है। उसको जो टास्क एलोकेट हुआ होता है वो सिर्फ वही टास्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, मल्टीपल लोकेशंस कैन एग्जीक्यूट एट वंस। मल्टीपल लोकेशन से मतलब क्या है कि एक कोड के अंदर उसके जो मल्टीपल सेक्शंस है वो सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पूरा का पूरा है ही थ्रेड्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपने सिर्फ क्या समझ लेना है कि जो प्रोसेस है आपके पास उसके मल्टीपल, अगर एक ही प्रोसेस को आप मल्टीपल टाइम पे एग्जीक्यूट करते हो पैरेलली, तो आपके पॉसिबल होगा थ्रेडिंग कंसेप्ट से। थोड़ा बहुत आइडिया हो आप लोगों को इस चीज़ का, थ्रेडिंग क्या चीज़ है? यस सर प्लीज। वो सिंपल एग्जांपल में समझ लो, फर्स्ट आप घर मेहमान आए हैं। अब जो होस्ट है जिसका घर है, अगर वो पीसीबी कंसेप्ट पे चलेगा तो सारा काम खुद करेगा। मेहमानों के लिए सामान भी वो लेके आएगा, मेहमानों को रिसीव भी वही करेगा, उनको सामान कहते हैं एक तरह से सर्व भी वही करेगा, इनटू उनको सी ऑफ भी वही करेगा। अगर वो बंदा, एक घर को आप प्रोसेस समझ लो, उसके थ्रेड्स बना लो, मतलब वो एक बच्चे को भेज दे के जाओ सामान लेके आओ, दूसरे से कह दे कि आप मेहमानों को रिसीव करो, तीसरे से कह दे कि आपने मतलब घर में चाय वगैरह बनानी है, पांचवे से वो चौथे से वो कह दे कि आपने उनको सी ऑफ करना है। तो प्रोसेस तो एक ही है, उसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज बना दी गई है और हर एक्टिविटी को एक टास्क एलोकेट हो गया। ठीक है, समझ आए आपको? तो ये पॉसिबल होगा यस अगर सर। आप थ्रेडिंग कंसेप्ट से जाएंगे, तो थ्रेडिंग के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद प्रोसेस स्केजुलिंग। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस स्केजुलर क्या काम करता है? सिलेक्ट्स अमंग अवेलेबल प्रोसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू। मतलब आपके पास मल्टीपल प्रोसेस वेट कर रहे हैं सीपीयू के एलोकेशन के लिए कि उसको सीपीयू कब मिलेगा, तो उनमें से प्रोसेस स्केजुलर ये डिसाइड करता है कि मैंने किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करवाना है। ठीक है, ये टास्क किस चीज़ का होता है? प्रोसेस शेड्यूलर का होता है या स्केजुलर का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखें मल्टीपल क्यूज होती है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास होती है जॉब क्यू। जॉब क्यू आपके पास क्या होती है? सेट ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम। मतलब जितने भी प्रोग्राम्स की रिक्वेस्ट की है आपने या ऑपरेटिंग सिस्टम ने कि ये एग्जीक्यूट हो जाए, उन सब का जो कम्बिनेशन होता है वो कहाँ पे सेव होता है? जॉब क्यू के अंदर या प्रोसेस क्यू के अंदर। सेट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। ठीक है, फिर आता है रेडी क्यू। रेडी क्यू के अंदर वो सारे के सारे प्रोसेस आते हैं जिनको मेन मेमोरी में जगह तो एलोकेट हो चुकी होती है। ठीक है, वो सीपीयू का वेट करते हैं सिर्फ। ठीक है, इसके पास डिवाइस क्यू आ गई। डिवाइस क्यू हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस की अलग होती है। ठीक है, अब जो कीबोर्ड है उसके लिए जो प्रोसेस वेट कर रहे होंगे वो कीबोर्ड के क्यू में वेट करेंगे, जो माउस के लिए प्रोसेस वेट कर रहे होंगे वो उसके डिवाइस के क्यू के अंदर वेट कर रहे होंगे। तो इस तरह हर डिवाइस की अलग क्यू होती है जिसके अंदर प्रोसेस उसका वेट करते हैं कब फ्री होगी वो मुझे एलोकेट होगी। ठीक है, प्रोसेस माइग्रेट अमंग द वेरियस क्यूज। अपने एग्जीक्यूशन के दौरान एक प्रोसेस मल्टीपल क्यूज के दरमियान मूव करता रहता है। पहले वो आएगा जॉब क्यू में जाएगा, फिर रेडी क्यू में चला जाएगा, सीपीयू का वेट करेगा, फिर वो कीबोर्ड के क्यू में चला जाएगा, फिर वहां से माउस के क्यू में चला जाएगा। तो प्रोसेस मल्टीपल क्यूज से मूव कर रहा होता है। ठीक है, इस डायग्राम को देखें, ये आपके पास रेडी क्यू है। ठीक है, ये इस क्यू का हेड है और टेल है। ये पहला प्रोसेस है जिसको इसने पीसीबी 7 मतलब प्रोसेस 7 का नाम दे दिया, ये इसके अपना पीसीबी सारा सेव हुआ है।
उसके बाद लिस्ट में सेकंड प्रोसेस है जिसको PCB2 का नाम दिया गया है। ये लास्ट प्रोसेस था तो इसका टेल इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो बेसिकली इस क्यू के अंदर वो सारे प्रोसेस आपके पास पड़े होंगे जो आपके पास प्रोसेसर का वेट कर रहे हैं, CPU का वेट कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ये एक इनपुट एक डिवाइस थी आपके पास, मैग्नेटिक टेप, उसके लिए जो प्रोसेस वेट कर रहे होंगे वो इसके क्यू में आ जाएंगे। इस वक्त कोई भी वेट नहीं कर रहा। फिर दूसरे आपके पास डिवाइस थी, ये भी मैग्नेटिक टेप ही थी, इस पे जो वेट कर रहे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे। अब ये डिस्क है, डिस्क से आप हार्ड डिस्क समझ लो, इसके ऊपर जो वेट कर रहे होंगे वो प्रोसेस सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। ये देखो प्रोसेस 3, प्रोसेस 14, प्रोसेस 6, सही। उसके बाद टर्मिनल क्यू के ऊपर जो वेट कर रहे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, सही। तो इस तरह हर डिवाइस की एक अलग क्यू होगी, एक आपके पास रेडी क्यू होगी। रेडी क्यू में सिंपल वो प्रोसेसर या CPU का वेट करेंगे और बाकी डिवाइसेस के अंदर उस डिवाइस का, उस रिस्पेक्टिव डिवाइस का वो वेट करेंगे, सही। चूंकि ये क्यू है तो क्यू के अंदर कौन सा होता है, लीफो होता है, फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना। ठीक है। यस सर। तो जो प्रोसेस पहले आएगा, PCB3 पहले आया था तो पहले इसको बारी मिलेगी, फिर उसके बाद 14 को बारी मिलेगी, फिर 6 को मिलेगी। ठीक है। ये क्यूइंग डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अक्सर इसमें से क्वेश्चन होता है कि क्यूइंग डायग्राम क्या चीज़ होती है और इसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो देखो एक प्रोसेस आया आपके पास रेडी क्यू के अंदर, उसको CPU मिल जाएगा तो वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। अब वो प्रोसेस या तो टर्मिनेट कर जाएगा, ये जो एरो है, या वो वेटिंग पे चला जाएगा। अब वो वेटिंग पे कैसे जाएगा, जब उसने किसी IO डिवाइस की रिक्वेस्ट की होगी तो पहले वो इस स्टेट पे आ जाएगा। यहाँ से अगर वो डिवाइस बिजी हुई तो उसके क्यू में चला जाएगा। जब वो डिवाइस फ्री होगी तो वो उसको मिल जाएगी, वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी वो कर लेगा और अगेन शिफ्ट हो जाएगा रेडी क्यू के अंदर। ठीक है। तो ये वाली लाइन समझ आई कि एक प्रोसेस कैसे CPU से एक IO इनपुट आउटपुट डिवाइस के क्यू में लग जाता है। ये बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। अच्छा, सेकंड सिनेरियो देखिए। बेसिकली थर्ड सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो तो ये था कि वो टर्मिनेट कर जाएगा, सेकंड में वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर चला जाएगा। थर्ड सिनेरियो को देखें, जब उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाएगा। टाइम स्लाइस क्या चीज़ है, मैंने कहा था ना कि CPU अपने आप को टाइम में डिवाइड करता है कि मैंने इतना टाइम इस प्रोसेस को देना है, फिर उसके बाद उस अब वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उसको मैंने रोक लेना है और नेक्स्ट प्रोसेस को टाइम एलोकेट कर देना है। तो बेसिकली उस प्रोसेस का टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाता है। तो टाइम स्लाइस जब एक्सपायर होगा तो वो अगेन CPU से चला जाएगा रेडी क्यू के अंदर और उसके एंड के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो फोक पे एंड पे आएंगे। इससे पहले इवेंट का पढ़ लेते हैं। वेट फॉर एन इंटरप्ट, वो किसी इंटरप्ट का वेट कर रहे हैं, जिसकी मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया। कोई इवेंट है, किसी टाइम का वेट कर रहा है। जिस तरह आपके पास ट्रांजैक्शन होती है ना, आप उसको अभी स्केड्यूल कर सकते हो ट्रांजैक्शन को। मतलब आप ये कह सकते हो अपने मोबाइल ऐप के अंदर कि हर पहली को ये इतनी अमाउंट है, ये इस अकाउंट में से सेंड कर दो। ठीक है। तो आपके पास वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो स्केड्यूल्ड हो जाएगी। तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा एक इंटरप्ट का वेट करेगी, एक खास इंटरप्ट का, एक टाइम का। जब वो इंटरप्ट अकर करेगा तो तब वो कंटिन्यू करेगी, अपने आप को आगे लेके जाएगी। और इस केस में क्या हो रहा है, फोक का चाइल्ड फोक का मतलब होता है क्रिएट कर देना। ये एक टेक्निकल वर्ड है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है, FORK। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट कर दी है कि मैंने एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करना है, तो वो पहले रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। अब इसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं। विंडोज के अंदर यूजुअली ये होता है कि जब एक पेरेंट प्रोसेस किसी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है तो जब तक चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट ना कर जाए तब तक पेरेंट प्रोसेस आपका वेट करता रहता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो कि पेरेंट प्रोसेस है उसने एक दूसरा प्रोसेस क्रिएट कर दिया ग्रामर स्पेल चेक का, तो जब तक वो ग्रामर चेक करेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं, उधर ही रुक जाएगा, अगर इस तरह कंसेप्ट हो आपके पास। ठीक है। आप फर्ज करो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हो, उस पर पासवर्ड लगा हुआ है। ठीक है। तो पासवर्ड टेकिंग भी एक एक्टिविटी होती है। तो अगर वो एक प्रोसेस क्रिएट करता है चाइल्ड प्रोसेस, जहाँ पे वो आपसे प्रोसेस पासवर्ड एक्वायर करता है, उसको फिर वेरिफिकेशन करता है, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ाने देता है, जब तक वो चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट नहीं करेगा आप पेरेंट पे वापस आ नहीं सकते।
तो ये सिनेरियो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक प्रोसेस था, उसने चाइल्ड प्रोसेस की रिक्वेस्ट की, जब तक चाइल्ड एग्जीक्यूट कर रहा है, जब तक वो खत्म नहीं होगा चाइल्ड प्रोसेस, वो जो पहला पेरेंट प्रोसेस था वो वापस रेडी क्यू के अंदर जाएगा नहीं। इसकी भी वैसे आगे एग्जांपल बताई हुई है। इसमें मल्टीपल सिनेरियो होते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में पेरेंट वेट करता है चाइल्ड का, जब तक वो टर्मिनेट नहीं करेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सेकंड के अंदर वो दोनों पैरेलल एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अगर पेरेंट ने चाइल्ड को क्रिएट किया है तो क्रिएट करने के बाद पेरेंट भी एग्जीक्यूट कर रहा होगा और चाइल्ड भी एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक है, तो मल्टीपल सिनेरियो है, सो बारी बारी बात होगी थोड़ा सा आगे जाके। सही है, तो इस चीज के अलावा आप देखें, बाकी इस डायग्राम की समझ आई, ये क्यूइंग डायग्राम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें होता क्या है? Yes, sir. अच्छा, आज तो लगता है आप लोगों को पढ़ने में बड़ा मजा ही आ रहा है, कोई कह ही नहीं रखा आज के इतना काफी है। आराम से